तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो नवोदय एग्जाम से पहले हर स्टूडेंट को हल करके देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। ये रहा सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है। क्या पूछा है इसमें? 40 से छोटे कितने के? 5 के गुणज की संख्या बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए? सबसे पहले अब गुणज से तो आप परिचित होंगे। गुणज को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम अपवर्त भी बोलते हैं। तो चलिए हम 5 के अपवर्त लिखते हैं और कहाँ तक लिखते हैं? 40 तक लिख लेते हैं। यहाँ पर क्यों 40 से छोटे पूछे हैं? तो सबसे पहले क्या आएगा? 5 आएगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, पचम 25, 5 छिक्का 30 और 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। अब इसमें क्या कहा गया था? 40 से छोटे, मतलब इसमें 40 काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि 40 से छोटे पूछे हैं। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बराबर कितनी आई? ये 7 आए। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना आया? 7। अब हम देखते हैं 7 हमारा कौन से ऑप्शन में है। हमारा सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। ये रहा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? 75 के अभाज्य गुणनखंड हैं। हमें यहाँ 75 के अभाज्य गुणनखंड बताना है। पहले हम चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ बात हो रही है अभाज्य गुणनखंड, मतलब केवल अभाज्य संख्या आएंगी गुणनखंड के रूप में, भाज्य संख्या इनमें नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन में देखते हैं 2 गुणित 3 गुणित 4। ये देखिए ये भाज्य संख्या आ गई। हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। दूसरे में देखते हैं 3 गुणित 5 गुणित 5। इसमें तीनों अभाज्य संख्या हैं, पर हम बाकी 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 गुणित 4 गुणित 6, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथे वाले ऑप्शन में ये देखिए यहाँ पर 4 आ गया, ये भी भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है। तो हमारा इसी तरीके से खाली हमने ये देख के कि गुणनखंड के रूप में भाज्य संख्या यदि आती हैं तो वो वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। देखिए हमने तीनों ऑप्शन को गलत कर दिए। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब एक बार हम इनका गुणा करके भी देख लेते हैं। 5 25 और 25 तिया 75। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये रहा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी? मतलब यहाँ जो 4 संख्याएं दी हैं ए बी सी डी, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए 45 से विभाज्यता का नियम ये है, यदि कोई संख्या 5 और 9 से साथ साथ विभाजित होती है। क्या? यदि कोई संख्या 5 और 9 से साथ साथ विभाजित होती है तो वो संख्या 45 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम देखते हैं सबसे पहले 5 का नियम। 5 का नियम क्या है? जिसकी इकाई में 0 या 5 हो, जिसकी इकाई में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम देखते हैं चारों ऑप्शन में इकाई का अंक देखते हैं
तो 0 5 0 5, मतलब ये चारों संख्या 5 से विभाजित हो रही हैं। अब हमें देखना है 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम क्या है? दी गई संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। मतलब हम जब अंकों को जोड़ेंगे तो वो 9 का गुणज या अपवर्त होना चाहिए। चलिए इसको जोड़ते हैं। 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21। यहाँ अंकों का योग आ रहा 21। 21 9 का क्या गुणज नहीं है, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा वाले ऑप्शन में कि अंकों का योग करते हैं 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 6 17, अंकों का योग आ रहा 17। 17 भी 9 का गुणज नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत होगा। अब हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन। 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, अंकों का योग आ रहा 18। 18 9 का अपवर्त है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। पर अभी हम ये देख लेते हैं, डी ऑप्शन भी देखते हैं। 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 2 17, अंकों का योग आ रहा 17, मतलब 17 9 का गुणज नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या कौन सा ऑप्शन सही निकला? सी इज द राइट। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है? प्रश्न में क्या पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी संख्या है जो 1 से 17 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है। मतलब विभक्त मतलब कहलाता है विभाजित। अब अभाज्य संख्या कौन होती है? अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 और 13। अब 17 नहीं आएगी क्योंकि 1 और 17 के बीच पूछा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले 2 एक अभाज्य संख्या है। अब हम देखते हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। जो विभाजित होगी वो तो ठीक है, और जो नहीं विभाजित होगी उनको हम गलत कर देंगे। सबसे पहले 2 का विभाज्यता का नियम क्या है कि दी गई संख्या सम होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं इकाई का अंक। ये देखिए ये 3 है, ये विषम संख्या है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, इसको हमने गलत कर दिया। ये दूसरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 0 है तो ये सम संख्या है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में इकाई का अंक क्या है? 5 है। 5 क्या है? ये पूरी संख्या क्या है? विषम संख्या, तो ये विभाजित नहीं होगी। हमने 2 ऑप्शन गलत कर दिए। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन। चौथे ऑप्शन में देखते हैं इकाई के स्थान पर 0 है तो ये संख्या पूरी सम संख्या कहलाएगी, तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। मतलब हमारा आंसर इन दोनों में से है। चलिए अब हम देखते हैं 3 का। 3 का विभाज्यता का नियम ये है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 का अपवर्त होना चाहिए या 3 से विभाजित होना चाहिए। तो चलिए अपन इन अंकों का योग कर लेते हैं। 4 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब ये देखिए क्या 16 3 का अपवर्त है या गुणज है? यदि हम 16 में 3 का भाग देते हैं तो पूरी बार भाग नहीं जाता, तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हमारे पास केवल चौथा ऑप्शन बचा है, तो चौथे ऑप्शन को भी अपन अंकों का योग करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, अंकों का योग आ रहा है यहाँ पर 12। अब बताइए 12 3 का अपवर्त है कि नहीं है?
12 3 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो सभी को मालूम है कि 3 से 12 पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही है, डी इज़ द राइट आंसर। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे जो आपकी तैयारी में बहुत सहायक होने वाले हैं। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को वो लाइक कर दें। चलिए देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। ये रहा 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है? हमें छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो। गुणज मतलब अपवर्त। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम 72 और 112 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। जो लघुत्तम समापवर्त आएगा फिर अपन देखेंगे वो किससे विभाजित है। चलिए यहाँ पर 72 और 112 का हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो 2 से भाग दे देंगे। 2 तिया 6 और 2 छिंग 12, 2 पंचे 10 और 2 छिंग 12, फिर 2 से देंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे। 2 इनाम 18 और 2 एकम 2 और 2 चौके 8, फिर 2 से दे देंगे। 9 में नहीं जा रहा, 9 की ज्यों की त्यों, और 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर अपन छोड़ भी सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे? इसका आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 नम्मा कितना होता है? तो 16 में हम 9 का गुणा कर लेंगे। 16 गुणित 9, 9 छिक्का 54, 54 की 4 हासिल की 5 आ जाएंगी। 9 एकम 9, 9 और 5 14। अब इसमें हमें क्या करना है? 7 से गुणा करना है। 144 में 7 से, 7 चौके 28, 28 की 8 हासिल की 2, 7 चौके 28, 28 2 30, 30 का 0 हासिल की 3 आ जाएगी। 7 एकम 7, 7 3 10। कितना आ गया? 1008 क्या आ गया? इनका लघुत्तम समापवर्त आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो। अब हमें क्या करना है? इस 72 का इस लघुत्तम समापवर्त में हमें भाग देना है। तो यहाँ पर 1008 में जब हम 72 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 72 एकम 72, एक बार। अब घटा देते हैं। यहाँ पर हमने घटाया तो 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ कुछ नहीं, 0। अंक उतार लेंगे 8। अब 72 की टेबल पढ़ना है हमें 288 से ज़्यादा ना हो। तो अगर हम इतना अनुमान लगाएं, 70 चौके, यदि हम 70 चौके तो 7 चौके 28 होता है। यहाँ पर 288 है, तो हम क्या करें? 72 में 4 से गुणा करके देख लें। तो 72 चौके होता है 4 दूनी 8 और 7 चौके 28। कितने बार गया? 4 बार गया। मतलब क्या है? सीधा सा सीधा जो यहाँ पर भागफल आया है 14, तो सीधा सा है इस 72 में हम कितने से? 72 में यदि हम 14 से गुणा कर दें तो हमें क्या? सबसे छोटा 112 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त हो जाएगा। मतलब 14 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसका 72 में गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त
होता है। मतलब हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। सी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा हमारा अगला और छठवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। देखिए 59, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। 59 अभाज्य संख्या है। 61, 61 भी अभाज्य संख्या है। अब हमारे पास ए और बी में से कोई एक ऑप्शन है, तो अब हम क्या करें, यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी पहचान है, कोई भी अभाज्य संख्या हो उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। सबसे पहला तो 1 और लास्ट में स्वयं वही संख्या। अगर 2 से ज़्यादा किसी संख्या के गुणनखंड हैं तो वो संख्या भाज्य होगी, अभाज्य नहीं होगी। अब हम देखते हैं इसमें, देखो सबसे पहले 1 का तो जाता है और सबसे लास्ट में 123 का भी भाग जाएगा। कोई और संख्या इसको विभाजित कर रही, चलिए 2 देख लेते हैं। 2 से ये नहीं है विभाजित, 2 के बाद 3 है, 3 से विभाजित होते तो अंकों का योग करके देख लेते। 3 और 2 5, 5 और 1 6, अंकों का योग हो रहा है 6। मतलब ये संख्या 3 से भी विभाजित है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके 3 गुणनखंड हो गए। मतलब 123 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ए इज़ द राइट आंसर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। ये रहा प्रश्न क्रमांक 7वां। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं। अब यहाँ पर हमें अभाज्य संख्या की पहचान करना है। सबसे पहले 6, 6 तो अभाज्य नहीं है। 5, हाँ 5 अभाज्य है। 5 कैसी है, अभाज्य संख्या है। मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बी इज़ द राइट आंसर। देखो 6 भाज्य है, 9 भाज्य है और 12 भी भाज्य है। यहाँ पर हम अगर देखते हैं इसको कौन कौन विभाजित करता, 1, 2, 3 और 6। देखिए इसके गुणनखंड कितने आए, 4 गुणनखंड आए। अभाज्य संख्या के केवल कितने गुणनखंड आते हैं, 2, 1 और स्वयं। यहाँ देख लेते हैं 1, 3 और 9, ये भी भाज्य है। 12 की यदि हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12, इसके गुणनखंड देख लीजिए इतने आ गए। तो हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। ये है प्रश्न क्रमांक 8वां। 8वां में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है? गुणज मतलब हमें एक ऐसी संख्या बताना है जो 12 की टेबल में मिले या जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम पहला ऑप्शन देखते हैं, 12 12 144। पहला ही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ए इज़ द राइट आंसर। अगर हम देखें 110 12 की टेबल में नहीं आता तो ये गलत है। 109 12 की टेबल में नहीं आता तो ये भी गलत है। 113 ये भी 12 की टेबल में नहीं आता तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा हमारा, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां। अब यहाँ पर क्या है, द फैक्टर्स ऑफ 45 आर। 45 के गुणनखंड हैं। भाई 45 के गुणनखंड कौन कहलाएंगे, जो 45 को पूरी बार क्या कर दें, विभाजित कर दें। तो सबसे पहले किसी भी संख्या का ही हम गुणनखंड लिखें, सबसे पहले 1 आएगा और सबसे लास्ट में वही संख्या आएगी जिसके हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम 45 के गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। अब देख लीजिए, जिस आंसर में 1 ना हो वो गलत होगा और जिसमें 45 ना हो वो गलत होगा। इसमें देखिए 1 तो है पर 45 नहीं है, हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में देखते हैं, ए है पर 45 इसमें नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हम सी में देखते हैं। सी में देखिए, ए भी 1 भी है और 45 भी है। क्या डी को देखने पर 45 यहाँ पर है, नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा,
सी इज़ द राइट आंसर। जब हमने 4 में से 3 ऑप्शन को गलत कर दिया है तो हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर 45 के जो गुणनखंड आए हैं 1, 3, 5, 9, 15 और 45, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वां क्या है, 24 तथा 30 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या होगी। भाई उभयनिष्ठ वो कहलाता है जो दोनों में हो, जो दोनों को विभाजित, यहाँ गुणनखंड की बात हो रही जो दोनों को विभाजित करे। अब अपन 24 की यदि गुणनखंड लिखें तो सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12 और फिर लास्ट में 24। यदि इसी तरीके से हम 30 के गुणनखंड लिखें जो 30 को पूरी बार विभाजित करते हैं तो सबसे पहले तो 1 आएगा, फिर 2 भी विभाजित करता है, 3 भी करता है, 4 नहीं करता, 5 करता है, 6 भी करता है, 6 के बाद क्या करता है, 10 भी विभाजित करता है, 10 के बाद 15 भी विभाजित करता है और 15 के बाद 30 विभाजित करता है। अब यहाँ पर बात हो रही है उभयनिष्ठ गुणनखंडों की। अब अपन बनाते हैं जोड़ी, जिसकी जोड़ी बन जाएगी वो उभयनिष्ठ कहलाएगा, जो दोनों में। चलिए 1 की जोड़ी यहाँ पर बन गई, 2 की भी बन गई, 3 की भी बन गई और किसकी बन गई, 6 की जोड़ी भी बन गई। और किसकी, और कोई जोड़ी बन रही क्या, अभी नहीं बन रही, और नहीं बन रही। कितनी जोड़ी बनी, 1, 2, 3, 4, मतलब 24 तथा 30 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो हमारा आंसर आया है 4। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं, तो पहले ही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 क्या है, 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। भाई 30 को जो पूरी बार विभाजित करेंगे, अभी हमने इस 10वें प्रश्न में किए थे, 30 के गुणनखंड लिखे थे। यदि शायद किसी को मालूम हो मेरे हल करने से पहले, तो वो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कर सकता है। चलिए अपन 30 के गुणनखंड लिखते हैं जो 30 को पूरी बार विभाजित करते हैं। सबसे पहले 1 विभाजित करेगा, 2 भी विभाजित करेगा, 3 भी विभाजित करेगा और 5 भी विभाजित करेगा, 6 भी विभाजित करेगा, 6 के बाद क्या करेगा, 10 भी विभाजित करेगा, 15 भी विभाजित करेगा और 30 भी विभाजित करेगा। अब अपन इनको क्या कर लेते हैं, गिन लेते हैं। यहाँ पर कितने होंगे, मतलब संख्या पूछा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 30 के कुल गुणनखंड कितने मिले हमें, 8। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ए में देखते हैं, पहले ही ऑप्शन में 8 मौजूद है, हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 12, ये रहा प्रश्न क्रमांक 12। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए कोष्टक में कुछ संख्या लिखी है। 4 की पावर कितनी है, 11, गुणित 7 की पावर 5 गुणित 11 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे या कुल कितने हैं। भाई हमें इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड बताना है कि कुल कितने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं जो आधार में यहाँ 4 है और 4 एक भाज्य संख्या है। यहाँ पर जो आधार है इसमें 7 है, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो इसको तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ नहीं सकते क्योंकि इसकी अभाज्य गुणनखंड 7 गुणित 1 आएगा। 11 भी कैसी है, अभाज्य संख्या है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 11 गुणित 1। अब केवल हम भाज्य संख्या को तोड़ दें
तो भाज्य संख्या जो 4 है, 4 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 कितने बार आया है, 2 बार। तो अभाज्य गुणनखंड बराबर, सबसे पहले हम इसको, इस 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 की होल पावर कितनी है, 11। फिर यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ पर अपन को क्या करना है, 7 की पावर 5, फिर यहाँ पर 11 की पावर 3। अब हमें क्या करना है, ये कोष्ठक तोड़ना है, तो इस 11 का इसमें गुणा कर दीजिए। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 22, गुणित 7 की पावर 5 गुणित 11 की पावर 3। अब हमें क्या करना है, सबकी घातें जोड़ देना है। घातें हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर 22 धन 5 तो कितना हो गया, 27, और 27 में 3 और जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा ये 30। मतलब ये है कि इस जो यहाँ पर जो संख्या दी है, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, बी इज़ द राइट आंसर। ये देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है, 30 आई है। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है, 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना है, 13 की गुणज लिखना है। और कितने गुणज लिखना है, 7 गुणज लिखना है। तो चलिए गुणज को और हम किस नाम से जानते हैं, अपवर्त के नाम से जानते हैं। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौके 52, 13 पना 65, 13 छिंग 78 और 13 सत्ते 91। ये देखिए ये 13 के 7 गुणज हो गए। अब हमें जोड़ना है, तो हमें क्या करना है, इस 9 में इस 1 को जोड़ देते हैं तो 10 हो जाता है। 10 और 8 18, 18 2 20, 20 और यहाँ पर 5 और 6 11, तो 20 में हम 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 31। 31 में हम क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 34। 34 की हम कितनी लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। हासिल की कितनी आई, 3। अब यहाँ पर 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और यहाँ पर 11 ये हो रहा है, 20 और 11 सो हो जाएगा 22। 22 में हमें कितना जोड़ना है, 22 नहीं 32। 10 ये है, 10 ये है और यहाँ पर 5 6 11, तो ये कितना हो जाएगा, 10 20 30 31। 31 में हम कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो ये हो गया 31 और 2 हो गया कितना, 33। अब 33 में यहाँ पर 3 हासिल की आएंगी तो 3 ये जोड़ देंगे तो 3 और 3 6, 36 हो गया। अब यहाँ पर 36 की 36 लिख देंगे, कितना आया, 364 आया। अब हम देखते हैं 364, 360, 365, 370 और 375, ये दो ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। इनका जो टोटल आया है वो 364 आया है। अब 360 भी नहीं होगा, क्यों, इसके लगभग में ये क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर निकटतम पूछा है तो ये किसके निकटतम है, 365 के निकटतम है, तो हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए ये रहा प्रश्न क्रमांक 14। 11 के प्रथम 7 गुणजों का योग, अभी हमने जैसे किए थे, अभी हमने 13 के किए थे, अब हमें कितने के करना है, 11 के 7 गुणजों का योग। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 ती 33, 11 चौके 44, 11 पाँचे 55, 11 छिक्का 66 और 11 साते 77।
अब इनको हम जोड़ देंगे 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 की 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, 28 की 8 हासिल की 2 6 7 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, 28 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 30। कितना आ रहा 308। अब ये देख लीजिए पहला ऑप्शन 328 ये गलत होगा, दूसरा वाला ऑप्शन 308 बिल्कुल 308 बी इज़ द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15वां यहाँ पर देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 है। यदि हम 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के गुणनफल मतलब हमें केवल और केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है, भाज्य संख्याओं से भाग नहीं देना है। तो एक तरीका ये है कि पहले हम ऑप्शन में देख लें कि जिन ऑप्शन में भाज्य संख्या आई हैं उनको गलत कर दें, शायद ऐसे ही बगैर सॉल्व किए बगैर हल किए आंसर मिल जाए। पहला देखते हैं 8, ये भाज्य संख्या आ गई तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में देखते हैं, ये देखिए ये भी भाज्य संख्या आ गई तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसी में सभी में क्या आ गई हैं अभाज्य संख्या आ गई तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। पर चौथे ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तीनों संख्या भाज्य संख्या आ गई है तो हमारा चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, मतलब हमारा सी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही होगा। अगर इस तरीके से ना मिले तो फिर हमें क्या करना है 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, जो अभाज्य संख्या यहाँ आएंगी वही हमारा आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16वां। ये है प्रश्न क्रमांक 16वां। क्या है प्रश्न क्रमांक 16? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताना है। तो 3 के प्रथम क्या होते? सबसे पहले 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15। औसत निकालना है। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे कुल राशि। तो हम इनको जोड़ लेते हैं 15 और 12 27। 27 में 3 जोड़ देते हैं तो कितना होता है 30। 30 और 9 कितना हो जाएगा 30 और 9 39। 39 और 6 45। 45 बटे कितना लिख सकते हैं अपन, कितनी संख्या 1 2 3 4 5। यही तो फार्मूला है औसत का, राशियों का योग बटे कुल राशि। 5 एकम 5, 5 नाम 45, मतलब औसत कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब 9 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। सी इज़ द राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही होगा। ये रहा प्रश्न क्रमांक 17वां। 24 के गुणनखंडों की संख्या है। भाई 24 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती है? यदि शायद आप लोगों को याद होगा कि 24 और 30 के हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाले थे, तब हमने 24 के गुणनखंड निकाले थे। शायद यदि आपको याद हो तो आप बिल्कुल तुरंत बता सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं 24 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती हैं। सबसे पहले 1 विभाजित करेगा, 2 भी विभाजित करेगा, 3 भी विभाजित करेगा, 4 भी विभाजित करेगा, 5 नहीं करता, 6 करेगा, 6 चौके 24 और 8
तिया 24, फिर 12 भी विभाजित करेगा और लास्ट में 24 भी विभाजित करेगा। अब अपन गिन लेते हैं ये कुल कितनी संख्याएं आ रही हैं जो 24 को विभाजित करती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 के कुल गुणनखंड कितने हैं? 8 हैं। अब देखते हैं हम पहला वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही होगा। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 18, ये रहा प्रश्न क्रमांक 18। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 क्या है? 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। मतलब इसमें कहा है 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। तो संख्या ए क्या है? सबसे पहली बात, यहाँ पर 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ही है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जो इनका उभयनिष्ठ होगा इन दोनों का गुणनफल होगा। 9 7 63। ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि संख्या ए है इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणज, और वो कहाँ पर है? 1200 और 1300 के बीच में है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस संख्या में हम 63 का गुणा करेंगे और 63 का भाग देंगे, भाग देने के बाद जो शेष बच जाएगा उसको उस संख्या में से घटा देंगे, तो वो क्या आ जाएगी? संख्या ए आ जाएगी। जो संख्या 63 से पूरी बार विभाजित होगी वही ए संख्या होगी, क्योंकि इन दोनों का गुणज है। तो अगर इन दोनों का गुणज है तो वो इस 63 से भी विभाजित होगी। अगर हम 63 का भाग 1200 में देंगे तो वो 1200 से कम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमें घटाना पड़ेगा, ये 63 से तो विभाजित है नहीं, तो वो 1200 से कम आ जाएगी। पर इसमें कहा गया है कि वो संख्या 1200 और 1300 के बीच में है। तो सीधा सा हम 1300 में 63 का भाग दे दें। 1300 में 63 का भाग दे दें। 63 दूनी कितना होता है? 63 दूनी 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 126 होगा। चलिए कितने बार गया? 2 बार गया। घटा देते हैं तो यहाँ पर बचा कितना? 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 2 में से 2 गया 0, 1 में से गया 0। अंक उतारे हमने क्या? 0। संख्या बन गई 40। यदि हम इस 63 का इस 40 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हमने ये अंक यहाँ से उतार के लाए हैं तो भाग देना अनिवार्य है, चाहे वो 0 बार जाए। तो 63 शून्यम 0, 0 बार जाएगा, यहाँ भी 0 ही रख देंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। देखो यहाँ पर कितना अतिरिक्त बच रहा? 40 बच रहा। तो हम क्या करें? 1300 में से इस 40 को घटा दें। जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0, 10 में से 4 को घटाएंगे 6, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1। मतलब वो संख्या निकल के क्या आई? 1260। अब हम देखते हैं 1260 किसी ऑप्शन में है अथवा नहीं। पहले में नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं 1260 मौजूद है। हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक 19वां क्या है? प्रश्न क्रमांक 19वां, यहाँ पर देखिए 6 के सभी गुणनखंड लिखिए। भाई जो 6 को पूरी बार विभाजित कर देता है वो 6 के क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। अब जिस किसी में सबसे पहले 1 ना हो और लास्ट में 6 ना हो उसको गलत कीजिए, क्योंकि जब भी गुणनखंड की बात आती है तो सबसे पहले 1 आता है और सबसे लास्ट में
वही संख्या आती है जिसकी हम गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं, 1 तो मौजूद है पर 6 मौजूद नहीं है, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं, 1 का भाग जाता, 6 में बिल्कुल जाता, 2 का जाता, 3 का जाता, 6 का जाता, बिल्कुल बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब ये देखिए, ये वाला सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 6 का गुणनखंड 4 नहीं है, इसलिए इसको भी गलत कर देंगे। और इसमें 5 भी 6 का गुणनखंड नहीं है, तो इसको भी गलत कर देंगे। हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। भाई जिस किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और इस तरीके की वीडियो या इस तरीके के प्रश्न आपको आपकी तैयारी में ज़रूर मदद करेंगे। चलिए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अब 6 के प्रथम 5 गुणज, जब भी किसी संख्या के गुणज हम लिखते हैं, जैसे हम यहाँ 6 के गुणज लिखेंगे तो सबसे पहले जिस संख्या के हम गुणज लिख रहे हैं वही आएगी। अब देख लेते हैं, जो 6 का जिसमें शुरुआत 6 से ना हो उसको गलत करते हैं। देखिए पहले वाले में 16 है, पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 है, 6 है, 6 है। चलिए इन 3 में से कोई एक है। अब देखते हैं 6 दूनी 12, जिसमें 12 ना हो उसको भी गलत करते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे स्थान पर 10 है, मतलब ये गलत हो जाएगा। इसमें 20 है तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए 12, 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। हमारा डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। डी इज़ द राइट आंसर। ये थे 20 प्रश्न जो नवोदय एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी को आप एक बार पुनः एग्ज़ाम से पहले सॉल्व करके देखें। धन्यवाद।